अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल लव ऑफ़ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 3 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 3। जिस पर अमल करते आज पहली बार इसने बिना सोचे समझे कोई हरकत की थी। इज़ना को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसकी सांसों की खुशबू अपने सांसों में उतार गया था। इसका लम्स इसकी तरह इंतहाई बेरहम था। इज़ना ने इसकी गर्दन को अपने नाखूनों में दबोच लिया था, क्योंकि वो शख्स अपनी बेरहमी और दरिंदगी का सबूत देते इज़ना के निचले होंठ का कोना ज़ख्मी कर चुका था। चंद सेकंड से भी कम का ये अमल था, मगर इज़ना इस शख्स की गुस्ताखी पर कांप उठी थी। इससे पहले कि वो आंखें खोलकर इसका चेहरा देख पाती, शदीद खौफ के आलम में अगले ही लम्हे इसकी बाहों में लहरा गई थी। इस शख्स के लम्स को बर्दाश्त करना इस नाजुक जान के बस की बात नहीं थी। इज़ना अभी तक इस पहली मुलाकात के ख्यालों में खोई हुई थी। इस दिन के गुजरे मनाजिर आज भी इसको सर से पैर तक लाल कर जाते थे। इसके पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ जाती थी। आज वो शख्स इसे इतनी आसानी से कैसे बख्श गया था, जब आहट पर इसका ध्यान माजी से हाल में लौट आया था। इसकी ममानी फिरदौस बेगम दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई थी। मामी, अयान की तबीयत कैसी है अब? इतना शर्मिंदा शर्मिंदा से लहजे में बोली थी। डॉक्टर का कहना है कि खून बहुत ज़्यादा बह गया है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि वह अब ख़तरे से बाहर है। अल्लाह ने मेरे बच्चे को दूसरी ज़िंदगी दी है, वरना इस दरिंदे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चे को मारने की। खुदा गर्क करे इसे, ऐसी दर्दनाक मौत आए इसे कि पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने। फिरदौस बेगम हाथ उठा कर किसी जाहिल औरत की तरह इसे बद्दुआएं दे रही थी। इनकी बद्दुआएं सुनकर इज़ना का दिल कांप उठा था। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागा था, जिस समझने से कासिफ अपनी मामी की तरफ मुतवज्जह हुई थी। अकमल भाई की कॉल आई थी, वो लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। फिरदौस बेगम के अंदाज में पहली वाली अपनायत बिल्कुल मफकूद थी। इतना फीका सा मुस्कुरा दी थी। एक एक करके सभी इसे तंग पड़ रहे थे। पहले इसके घर वालों ने इसे यहाँ भेजा था, अब ये लोग इसे वापस भेजने की बात कर रहे थे, कि कोई भी इसके सर पर मंडलाता ख़तरा अपने सर नहीं लेना चाहता था, जबकि एक शख्स ऐसा भी था जो इसे हासिल करने के लिए पागल हो रहा था। इज़ना यूसुफ ज़ई रहमत मंजिल की सबसे अहम फ़र्द थी, जिसके पैदा होने से पहले ही इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया गया था। इज़ना के दादा सकलैन यूसुफ ज़ई अपने दौर के एक नामवर और कामयाब तरीन पुलिस ऑफिसर्स में से एक माने जाते थे। वो काफ़ी अरसा आईजी पंजाब के ओहदे पर भी फाइज रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े माफिया का खात्मा किया था, मगर जहाँ महकमे में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी और आवाम के हर दिल अजीज़ ऑफिसर्स में से एक माने जाते थे, वहीं इनके इस ईमानदारी से काम करने की वजह से अपने बहुत सारे दुश्मन भी पैदा कर चुके थे। मगर इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दुश्मनियाँ आगे जाकर इनके ख़ानदान वालों का जीना हराम कर देंगी। तारिक भा इनके वक्त का सबसे बड़ा डॉन था, जिसने मुल्क भर में अपने काले धंधों से अवाम की ज़िंदगियाँ जीरन कर रखी थीं। पहले ये सब काम तारिक भा के बाप शौकत भा का था, जो एक पुलिस मुकाबले में सकलैन यूसुफ ज़ई के हाथों मारा गया था। सकलैन यूसुफ ज़ई यही समझे थे कि वो मर चुका है और इसके गिरोह के बड़े बड़े सरगनों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुके थे, मगर इस बात का इल्म नहीं था कि शौकत भा का बेटा इसका जानशीन बनकर अपने बाप से भी ज़्यादा बड़ी तबाही बनकर मैदान में उतरेगा। तारिक भा का पहला और आखिरी टारगेट सकलैन यूसुफ ज़ई थे। वो इनसे अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के साथ साथ इस दुनिया वालों की नज़रों में एक बेईमान पुलिस वाला साबित करना चाहता था, जिसके लिए इसने सकलैन यूसुफ ज़ई के नाम को ख़राब करने के लिए मुल्क के बड़े बड़े शहरों का अमन और अमान दबा बर्बाद करके रख दिया था। पत्ताखोरी, चोरी, डकैती, लूट मार, यहाँ तक कि दिन दहाड़े लोगों के अगवा होने लगे थे। एकदम से मुल्क की बदलती ये सूरत हाल सकलैन यूसुफ ज़ई समेत बाकी सबको भी चकरा कर रख गई थी। बहुत कोशिश के बाद उन्हें इस नए पैदा होते माफिया का सुराग नहीं मिल पाया था। वो और इनका महकमा सब कुछ कंट्रोल में लाने की सरतोड़ कोशिशें करने लगे थे, मगर तारिक भा पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा था। वो इतनी जल्दी पीछे हटने वाला नहीं था। जब अब तमाम फोर्सेस इदारे इसकी शिनाख्त कर पाने में नाकाम रहे थे, इसने खुद सकलैन यूसुफ ज़ई को कॉल करके इसे अपने मकासद के बारे में आगाह करते इनका सुकून बर्बाद करके रख दिया था। वो शख्स इनकी ज़िंदगी भर की कमाई, इज़्ज़त और नाम को खाक में मिलाना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इसके दहशतगर्द बाप का खात्मा किया था। मगर सकलैन यूसुफ ज़ई हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद से अहद किया था कि वो इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करके रहेंगे। उनकी रिटायरमेंट में से 5 साल रह गए थे। उनका बड़ा बेटा अकमल भी पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन कर चुका था। वो बाप बेटा मिलकर तारिक भा का खात्मा करना चाहते थे और ऐसी इबरतनाक सज़ा देना चाहते थे कि इसके बाद कोई इसका जानशीन पैदा ना हो सके। मगर वो खुद नहीं जानते थे कि किस्मत ने उनके ख़ानदान के लिए क्या लिख दिया है।
सकलैन यूसुफजई जब भी तारिक बहा के करीब पहुंचने वाले होते थे, तारिक बहा और उनके आदमी मुल्क में कुछ ऐसा शर फैला देते थे कि पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान उस जानिब लग जाता था। वो अपने बाप से कई गुना शातिर था। सकलैन साहब समझ चुके थे कि तारिक बहा को पकड़ना इतना आसान नहीं था, मगर वो हार मानने वालों में से तो कभी नहीं रहे थे। उन्होंने अकमल यूसुफजई को साथ मिलाते खुफिया तौर पर तारिक बहा के एक सबसे हसास ठिकाने पर हमला कर दिया था, जिसमें तारिक बहा के होने के 100% चांसेस थे। मगर इन लोगों की बदकिस्मती ही थी कि उनके हमला आवर होने से चंद घंटे पहले ही तारिक बहा वहाँ से निकल गया था और इस घर में मुकीम तारिक बहा की बीवी और बेटी मारी गई थी। ये खबर तारिक बहा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो चाहे एक बेज़मीर दरिंदा और सिफ्त इंसान था, मगर हर शौहर और बाप की तरह वो भी अपनी बीवी और बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। जिस इंसान ने पहले से इसका बाप छीना था और अब इसी के बेटे और इसने मिलकर इसकी ज़िंदगी के आखिरी दो बहुत कीमती रिश्ते भी छीन लिए थे, तारिक बहा ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाते मज़ीद दरिंदा बन चुका था। इसने सकलैन यूसुफजई के खिलाफ उसके अफसरान तक कुछ ऐसे झूठे सबूत पहुंचाए थे कि उनकी रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही उनकी वर्दी पर दाग लगाकर उन्हें निकलवा दिया था। सकलैन यूसुफजई ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाते इस दुनिया से कूच कर गए थे, मगर तारिक बहा का इंतकाम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सकलैन यूसुफजई के बेटों से अभी इसका इंतकाम रहता था। वो इन लोगों का जीना हराम करके रख देना चाहता था। इसने इन लोगों के घर जाकर उन्हें धमकी दी थी कि उनके बाप के मरने के बाद भी उनसे दुश्मनी ख़त्म करने वाला नहीं था, बल्कि इस घर में पैदा होने वाली लड़की को अपनी बीवी बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इन सबको सूली पर लटकाना चाहता था। ये खबर इन सब ख़ानदान वालों का सुकून बर्बाद करने को काफ़ी थी। अकमल यूसुफजई को पूरे 10 साल बाद अल्लाह ताला की औलाद की नेमत से नवाजने वाले थे। अकमल यूसुफजई जो हमेशा से बेटी के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने अपने परवरदिगार से न जाने कितनी दुआएं मांग ली थी कि उन्हें बेटी ना दे, जिस बेटी को उन्हें तारिक बहा जैसे दरिंदे को सौंपना पड़े, जिस बेटी की वो ठीक से हिफाजत ना कर पाए। मगर हर बार हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, ऐसा मुमकिन कहाँ था। अकमल यूसुफजई की इस आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि मज़ीद बढ़ गई थी। अल्लाह ने उन्हें इज़्ना यूसुफजई जैसी बेहद प्यारी बेटी की नेमत से नवाजा था, जिसके आने से पहले ही वो दरिंदे इनसे छीनने की धमकी दे चुका था। अकमल यूसुफजई से छोटे 2 भाई और एक बहन थी। सालिक यूसुफजई जिनके 2 बेटे थे। सालिक यूसुफजई भी पुलिस फोर्स में थे। इनसे छोटे बिलाल यूसुफजई जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इनसे छोटी मुनज़्ज़ा यूसुफजई थी जिनकी 2 औलादें थीं, इकरा और वहाब। इज़्ना इन सब को बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। तारिक बहा जिसके आदमी हर वक्त रहमत मंजिल के आसपास ही मंडलाते रहते थे, इस तक भी सकलैन यूसुफजई की पोती पैदा होने की खबर पहुंच चुकी थी, जिस खबर ने इसको बेपनाह खुश किया था। इसने रहमत मंजिल में पैगाम पहुंचा दिया था कि इस लड़की के 18 साल के होते ही वो इसे अपनी बीवी बना लेगा। इज़्ना यूसुफजई के पास इसकी अमानत थी। अगर उन्होंने ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो इनके पूरे ख़ानदान को मौत की घाट उतार इज़्ना को वहाँ से ले जाएगा, और वो जिस उम्र में भी हुई वो इससे शादी कर लेगा। तारिक बहा का तसल्लुत आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर कायम हो चुका था। वो इस वक्त का एक बहुत बड़ा डॉन बन गया था, जिसकी ताकत का मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस महकमे के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स इसके खिलाफ बनने बैठे थे, जिसकी वजह से अकमल यूसुफजई अपनी बेटी की हिफाजत की भीख किसी से भी नहीं मांग सकते थे। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। सर हाशिम दादा बाहर पहुंच चुका है। तारिक बहा के सामने मौजूद हसीनाओं का मौसीकी की ताल पर थड़कते देखता खुद भी मदहोश हो रहा था, जब इसके आदमी की जानिब से मिलने वाले खबर ने इसके हवासों को झंझोड़ दिया था। वह एकदम होश में आता सीधा हुआ था और गेट पर जाते हाशिम दादा को रिसीव किया था। इतने सालों से हाशिम दादा से मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो किसी सूरत हाथ ही नहीं आ रहा था। आज बहुत मुश्किलों से जाकर ये मुलाकात होना करार पाई थी। तारिक बहा ने इससे मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे साफ नज़रअंदाज करते हाशिम दादा वहाँ मौजूद सोफे पर आन बैठा था। वहाँ इर्द गिर्द और भी लोग मौजूद थे, जिसके सामने हुई अपनी इस बेइज्जती पर तारिक बहा खून के घूंट पी कर रह गया था। इस वक्त इसे हाशिम दादा की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त करना इसकी मजबूरी थी। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? जरदाद ने सामने रक्स करती इंतहाई बेहुदा किस्म के स्याह लिबास में मुलविस औरत पर डाली थी, जो हमेशा हाशिम दादा की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल देख अपने आहिस्ता आहिस्ता रक्स करती इसके करीब आने लगी थी। तारिक बहा के आदमी ने इसके सामने शराब का गिलास रखा था, जिसे उठाकर होंठों से लगाते इसने अभी भी इस लड़की पर निगाहें टिकाई हुई थी। मैंने सुना है तुम अपने बाप आगा की जगह लेना चाहते हो, इसे मार कर। तारिक बहा ने इसकी अक्खड़ मिजाजी को देखते फ़ौरन काम की बात शुरू की थी। जरदाद इसकी बात पर चौंका नहीं था, ऐसे ही मशरूब का घूंट घूंट अपने अंदर उतारता रहा था। आगे बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जरदाद ने इसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं किया था। वो रकासा अब जरदाद के करीब आ चुकी थी और बिल्कुल इसके सामने आकर रक्स करने लगी थी। मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारे बाप की जगह मैं दिलाऊंगा, बस मेरा एक काम करना होगा। तारिक बहा की बात पर जरदाद के तेवर बदले थे। वो ये शख्स इसकी मदद करना चाहता था, मगर शायद ये भूल चुका था कि हाशिम दादा मदद लेता नहीं था, बल्कि दूसरों को मदद मांगने पर ज़रूर मजबूर कर देता था। हाशिम दादा के तासुरात बता रहे थे कि इसे तारिक बहा की बात कितनी नागवार गुजरी है। कैसा काम?
وہ خود کو یہاں بلائے جانے کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہاتھ نہیں آ رہی۔ اس لڑکی کو مجھ تک لے آؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ طارق بھائی نے اپنی بات مکمل کرتے ایک تصویر اس کی جانب بڑھائی تھی، جس پر نظر پڑتے ہی ہاشم دادا کے چہرے کے نقوش ناقابل یقین حد تک بگڑ چکے تھے۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے لائٹر اٹھا کر اس تصویر کے ایک کونے کو آگ لگا دی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس پوری تصویر کو شعلوں کی لپیٹ میں آتے دیکھنے لگا تھا۔ جیسے آگ اس کے آخری کونے تک پہنچی، زرداد نے تصویر کی راکھ کو اپنی مٹھی میں بند کر کے مسلتے اسے اپنے پاکٹ میں ڈال دیا تھا۔ طارق بھائی حیرت و بے یقینی کے ساتھ اس کی یہ حرکت ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ رقاصہ جو زرداد کی جانب بڑھنے لگی تھی، اس کا یہ جنونی انداز دیکھ وہیں رک گئی تھی۔ یہ لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی، اب دوبارہ اس کا ذکر بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے شراب کا گلاس خالی کرتے بہت ہی اچھے طریقے سے طارق بھائی کو اپنی بات سمجھائی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ میرے ہونے والی بیوی۔ ابھی طارق بھائی کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب زرداد کی جانب سے پڑنے والا تھپڑ اسے کرسی سمیت فرش پر اچھال گیا تھا۔ وہاں موجود طارق بھائی کے سب لوگوں نے زرداد پر بندوقیں تان لی تھیں، مگر جیسے ہی زرداد نے مڑ کر ان سب پر نظر ڈالی، وہ سب خوف سے کانپتے گنز نیچے کر گئے تھے۔ ہاشم دادا کی دہشت سے وہ سب بھی واقف تھے۔ اگر اس درندے کی نظر میں ان میں سے کوئی آ جاتا تو ان کی خیر نہیں ہونی تھی۔ زرداد وہاں اکیلا آیا تھا۔ وہ کبھی بھی کہیں بھی جانے کے لیے اپنے سارے گارڈز کی فوج نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ طارق بھائی اپنے آدمیوں کے سہارے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس پر چلایا تھا۔ ابھی تو بہت بچت ہو گئی ہے تمہاری۔ دوبارہ اگر میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان پر لائے تو کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ زرداد کی بات پر طارق بھائی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ طارق بھائی کو یقین نہیں آیا تھا۔ جو کہا ہے وہ تم سن چکے ہو۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو دوبارہ مجھے یہ بات کہنے کا موقع مت دینا۔ زرداد اپنی پاکٹ سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس رقاصہ کی جانب اچھالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی کھڑی منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ کہا تھا تمہیں، ہاشم دادا بہت مغرور انسان ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتا کسی کو۔ تم اس کی نظر کرم کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ تمہارا رقص دیکھنے کا معاوضہ بھی دے کر گیا ہے، تاکہ تمہارا کوئی ادھار نہ رہ جائے اس کے پاس۔ دوسری لڑکی رقص کرتی لڑکی کے قریب آتے استہزائیہ لہجے میں بولی تھی، جو اس بیسٹ کو دکھتی ٹھنڈی آبر کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے آغا کو کال ملاؤ، مجھے ملنا ہے اس سے۔ طارق بھائی اپنے ہونٹوں سے نکلنے والے خون کو رومال سے صاف کرتے اپنے آدمی پر چلایا تھا۔ ان دوستوں نے مل کر ہاشم دادا پر جال پھینک کر اسے اپنی سازش کا شکار بنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو انہیں ہی دھول چٹا گیا تھا۔ فکر نہ کرو طارق، وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسا، مگر ہمیں اپنی کمزوری ضرور دے گیا ہے۔ آغا اس کی ساری بات سنتے آخر میں خوش ہوتے کہہ لگا گیا تھا۔ اس کا کام بہت حد تک ہو چکا تھا۔ اکمل یوسف زئی طارق بھائی کی آئے دن ملنے والی دھمکیوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب انہیں ان دنوں ان کے محکمے میں ایس پی زرداد خان نامی ایک بہت ہی قابل اور بہادر افیسر نے شمولیت اختیار کی تھی، جسے جو بھی ٹاسک ملتا تھا اسے بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا تھا۔ اکمل یوسف زئی کو وہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ روشن پیشانی والا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، جس کا مضبوط چوڑا سینہ اور پختہ ارادوں سے سجی گہری مغناطیسی آنکھیں اس کے ہر طوفان سے ٹکرا جانے کے جذبے کا پتہ دیتی تھی۔ اکمل یوسف زئی جو ازنا کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھے، ایس پی زرداد خان کی صورت انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ یہ شخص ان کی بیٹی کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ازنا کے 18 سال کے ہونے میں صرف 2 سال بچے تھے جب اکمل یوسف زئی نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے زرداد کو اپنے گھر پر بلایا تھا۔ زرداد ان کی کافی عزت کرتا تھا۔ وہ ان کی دعوت قبول کرتے ہمیشہ رحمت منزل آیا تھا، جہاں اس کا پہلا ٹکراؤ ہی ازنا یوسف زئی سے ہوا تھا، جو رات کے وقت شدید ٹھنڈ میں لان میں بیٹھی آئس کریم کھانے میں مشغول تھی۔ زرداد کو پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کی نزاکت نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا، جو ٹھنڈ سے کانپنے کے باوجود آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ ازنا نے زرداد کو نہیں دیکھا تھا، مگر اندر چل کر اس کے گھر والوں نے زرداد پر جو انکشاف کیا تھا وہ سن کر زرداد پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ جس لڑکی کو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ لوگ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ زرداد کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ناول جاری ہے۔